नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम सामंतों की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन हम मारवाड़ और मेवाड़ की सामंत व्यवस्था के संदर्भ में करेंगे। इससे पूर्व के एक व्याख्यान में हम सामंतवाद का अर्थ, उसका उद्भव, उसकी प्रकृति और उसकी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी देखा कि सामंतों के राज्य में क्या अधिकार होते थे और उन्हें किन उत्तरदायित्वों का पालन करना होता था। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ के राज्यों के संदर्भ में सामंतवाद के क्षेत्रीय स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सामंतों की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, साथ ही उन श्रेणियों से संबंधित उनकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। श्रेणियों के मुताबिक किस तरह से उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और कर्तव्यों में कमी बेसी होती थी। सामंतवाद का यह स्तरीकरण बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता था। वे कारक ये होते थे कि अपने राज्य के राजा के साथ उनका कितना नज़दीक का संबंध है, वे उसके सगे भाई, पुत्र अथवा चाचा इत्यादि में आते हैं, या उनमें पीढ़ियों की दूरी अधिक है। राज्य की स्थापना में उन्होंने कितना सहयोग, कितना बलिदान किया है। एक राज्य में दूसरी राजपूत गोत्रों के अगर सामंत हैं तो उनके अधिकार और दर्जे क्या होंगे, वो किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। सामंत दरबार में कार्य करने वाले हैं अथवा जागीर का प्रशासन संभालने वाले हैं। इन सब कारकों से उनकी श्रेणी और तदनुरूप उनके दर्जे में भिन्नता आती थी। मोटे तौर पर हम सामंतों की श्रेणियों का अध्ययन करते समय उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणियों में बांट सकते हैं, लेकिन हम ये भी पाएंगे कि कुछ ऐसे सामंत हमें प्रत्येक राज्य में मिलेंगे जिनका दर्जा एकाकी होगा, यानी उन्हें ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे राज्य के संचालन में, राज्य के सांस्कृतिक रस्मों रिवाजों में, जो अन्य सामंतों को प्राप्त नहीं होंगे। यह दर्जा या स्टेटस उनके उस विशेष योगदान पर निर्भर करेगा जो उन्होंने राज्य की स्थापना करने अथवा शासक को सेवाएं देने में अदा किया था। ये समस्त सामंत ही राजपूत राज्य के प्रशासनिक और सैनिक ढांचे का निर्माण करते थे, यानी प्रशासन के लिए चाहे वह सैनिक हो या नागरिक उत्तरदायी होते थे। इस तरह से सामंतों के सामंत पद्धति के संगठन अथवा सामंतों के श्रेणीकरण में एक भिन्नता अथवा निरंतर विकास
की पद्धति हम देखेंगे, जो अभी चर्चा किए गए आंतरिक कारणों पर तो निर्भर करती ही थी, कुछ बाह्य कारण भी उनकी संरचना में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुए। वे बाह्य परिवर्तन थे मुगल प्रभाव, जबकि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के प्रभाव में आकर राजपूत शासकों ने भी सामंत व्यवस्था में परिवर्तन किए तथा ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना के बाद भी सामंत व्यवस्था के संगठन में परिवर्तन आए। इस पर हम एक अलग व्याख्यान रखेंगे। आज के व्याख्यान में हम पहले मारवाड़ में सामंतों के संरचना और श्रेणीक्रम का, उसके पश्चात मेवाड़ में सामंतों की संरचना और श्रेणीक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम मारवाड़ को लेते हैं। मारवाड़ के राठौड़ राज्य में हमें 4 प्रकार के सामंत मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के सामंतों को राजवी कहा गया है। ये राजा के निकट सहयोगी होते थे, निकट संबंधी होते थे, इसलिए 3 पीढ़ियों तक इन्हें रेख, चाकरी और हुक्मनामा आदि लागों से मुक्त रखा जाता था। रेख प्रत्येक सामंत के द्वारा राजा को दिए जाने वाला वार्षिक राजस्व था, जो उससे उसकी जागीर से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक अनुपात निर्धारित किया जाता था। चाकरी सामंत के द्वारा राजा को दी जाने वाली सैनिक सेवा होती थी। हुक्मनामा उत्तराधिकार शुल्क होता था। 3 पीढ़ियों तक इन उत्तरदायित्वों से मुक्त रहने के पश्चात ये सामंत साधारण सामंतों की श्रेणी में आ जाते थे और उन्हें रेख, चाकरी और हुक्मनामा उसी दर से राज्य को देने पड़ते थे जिस दर से अन्य सामंत अदा करते थे। दूसरी श्रेणी के सामंत सरदार कहलाते थे। इसमें भी उपविभाजन था। एक उपविभाजन सिरायत के नाम से जाना जाता था। ये भी विशेषाधिकार प्राप्त सामंत थे। राजा के दाईं और बाईं तरफ दरबार में आसन ग्रहण करते थे। इन्हें दोहरी ताजीम प्राप्त थी, अर्थात इनके दरबार में आने और प्रस्थान करने दोनों ही समय शासक उठकर इनका अभिवादन किया करता था। दूसरे श्रेणी के सरदार बाहा-पसाव सामंत कहलाते थे। ये जब दरबार में उपस्थित होते थे तब अपनी तलवार शासक के चरणों में रखकर अपने हाथ से उसकी अचकन अथवा घुटने को छूते थे। राजा उसके कंधे पर हाथ रखता था और हाथ को अपने सीने तक ले जाता था। यह रस्म बाहा-पसाव कहलाती थी, जो दूसरी श्रेणी के सरदार सामंतों को प्राप्त होती थी। तीसरी श्रेणी के सरदार सामंत कुरब कहलाते थे। कुरब भी विशेषाधिकार प्राप्त सामंत होते थे। कुरब भी इकहरी और दोहरी तीनों प्रकार की होती थी। कुरब बाहा-पसाव से इस अर्थ में भिन्न थी कि बाहा-पसाव में राजा शासक के कंधों पर अपना हाथ रखता था और कुरब में
हाथों को अपने सीने तक ले जाता था। इस तरह सिरायत, बाहा पसाव और कुरब सरदार श्रेणी के सामंत थे। तीसरी श्रेणी के सामंत गनायत कहलाते थे। यह वह सामंत थे जिन्होंने राज परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस कारण से वे दूसरे राजपूत कुलों के सामंत होते थे, जो राठौड़ों से भिन्न होते थे। चौथे प्रकार के सामंत मुत्सद्दी कहलाते थे। यह वह सामंत थे जो प्रशासन में कोई भूमिका निभाते थे और इसके बदले में उन्हें जागीर मिला करती थी। इस प्रकार मारवाड़ के राज्य में हमने सामंतों की श्रेणियां देखी। इसमें प्रथम स्तरों में हमने ऐसे सामंत देखे जिनकी प्रतिष्ठा शासक के द्वारा की जाती थी। निचले स्तर पर ऐसे सामंत थे जो प्रशासनिक संवर्ग के होते थे तथा अपने राजकीय कार्य के एवज में ही जागीर प्राप्त करते थे। इस तरह से मारवाड़ में सामंतों का स्वरूप निर्धारित होता था। ये सामंत राजा के पश्चात होते थे। राजा के तुरंत पश्चात प्रधानमंत्री होता था, जिसे दीवान भी कहा जाता था, और वह प्रधानगी कहलाता था। यह सर्वश्रेष्ठ सामंतों में से किसी को दिया जाता था। इस तरह राजा और प्रधान के उपरांत शेष सामंत आते थे। राजा, प्रधान और अन्य सामंतों को मिलाकर राज्य का समस्त राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा बनता था और कार्य संचालन होता था। अब हम मेवाड़ में सामंत पद्धति की संरचना को लेते हैं। इसे अमरशाही रेख कहा जाता है क्योंकि महाराणा अमर सिंह के समय में इसका औपचारिक स्वरूप अस्तित्व में आया था। इस व्यवस्था में शीर्ष पर महाराणा होता है। उसके पश्चात 2 बड़े सामंत होते थे जो राजा की पदवी धारण करते थे। ये बनेड़ा और शाहपुरा के सामंत होते थे जिन्हें राजा की पदवी प्राप्त होती थी। ये प्रथम श्रेणी के सामंतों में सर्वप्रथम शीर्ष पर आते थे। कुछ सामंतों को मेवाड़ के राज्य में अति महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, जैसे सलुम्बर के ठाकुर जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे। राजा की उपस्थिति में, महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी का प्रशासन चलाते थे। नए महाराणा का राज्याभिषेक भी सलुम्बर के ठाकुर की सहमति से ही होता था और राजा की कमर पर तलवार भी इन्हीं के द्वारा बांधी जाती थी। जो नियमित प्रशासनिक सामंती संगठन था उसमें 3 श्रेणियां थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम को 16, द्वितीय को 32 और तृतीय को गोल कहा जाता था। प्रथम को 16 इसलिए क्योंकि इसमें सामंतों की संख्या 16 थी। ये उमराव कहलाते थे। इन्हें ताजीम, बाहा पसाव, हाथ का कुरब
आदि विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। दूसरी श्रेणी के सामंतों की संख्या 32 थी। ये सरदार कहलाते थे। तीसरी श्रेणी के सामंत सैकड़ों की संख्या में थे। ये गोल कहलाते थे। इनमें से अधिकांश विशेषाधिकार प्राप्त सामंत नहीं थे, वरन सामान्य सामंत थे। इस प्रकार मेवाड़ में सामंतों का श्रेणी क्रम था। राजस्थान में सामंतों की 2 विशेष श्रेणियां थी जो अमूमन सभी राज्यों में पाई जाती थी। इन्हें भोमिया तथा ग्रासिया कहा जाता था। भोमिया वे सामंत होते थे जिनके पूर्वजों ने राज्य की सुरक्षा अथवा गांव की सुरक्षा के लिए अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण सेवा के लिए बलिदान दिया था। यह वंशानुगत सामंतों की श्रेणी में आते थे जो राज्य को दी जाने वाली अदायगियां जो सामंतों के लिए तय की जाती थी से सामान्यतया मुक्त होते थे। यद्यपि राजा के द्वारा इन पर कुछ कर लगाए जा सकते थे। दूसरी तरह के सामंत ग्रासीय कहलाते थे। ग्रास से तात्पर्य भूमि से होने वाले राजस्व के भाग से है जिससे उस सामंत का निर्वाह होता था। ग्रासीय सामंत सैनिक सेवा के बदले में शासक से उपज का ग्रास प्राप्त करते थे जो राजा द्वारा उन्हें पट्टा अथवा सनद के माध्यम से दिया जाता था। ये सामंत वंशानुगत श्रेणी में नहीं होते थे। कर्तव्य से च्युत होने पर इन्हें शासक के द्वारा इन्हें जागीर से वंचित भी किया जा सकता था। इस प्रकार से हमने मारवाड़ तथा मेवाड़ के राज्यों में तथा भूमिया और ग्रासिया के रूप में सामंतों की श्रेणियों का अध्ययन किया। आगे आने वाले व्याख्यान में हम बीकानेर, कोटा तथा जयपुर राज्य के संदर्भ में सामंतों की श्रेणियों का सामान्य अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।